पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काजी फायज ईसा से कैसे जान छूट गई। झूठ के खिलाफ बुशरा बीबी की बेटियों ने कुरान उठा लिया, अब आगे क्या होगा। ऑडियो रिकॉर्ड क्यों की, जज ने एजेंसी वालों को अदालत में बुला लिया। आप वीडियो बनाओ, ऑडियो रिकॉर्ड करो या कैमरे लगाओ, हम अपना काम करेंगे। मौलाना का सीपा सलार को दो टोक जवाब किस नौयत का। शेर अफजल मरवत के भाई के साथ क्या हुआ, आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आखिरकार एक केस से और बड़े केस से और बड़ी चीज़ से काजी फायज ईसा के हवाले से बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काजी फायज ईसा से जान छूट गई। आपको याद होगा कि जब फॉर्म 45 के तहत 180 सीटें जीतने का क्लेम किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और गुज़श्ता रोज़ वाइट पेपर भी उन्होंने जारी किया और उसके बाद नए इश्यूज़ निकाले गए और मट्टी डालने की उसके ऊपर कोशिश की गई, लेकिन ये ताहाल की सिलसिला जो है वो जारी और सारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब मखसूस नशिस्तें ना मिली कौमी असम्बली की, तो उसके बाद उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया, इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी और फिर अब इलेक्शन कमिश्नर को फारिग करने का मुतालबा भी किया, वो घर चले जाएं। और फिर क्या हुआ कि अब वो सुप्रीम कोर्ट से रजू कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने रिट दायर की है। वो इस हवाले से की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी मखसूस नशिस्तें हैं वो उनके हवाले की जाएँ। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उसने ये रिट दायर की है और मखसूस नशिस्तें मिलने का ज़्यादा इम्कान इसलिए नज़र आ रहा है कि ये जो रिट की गई, ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस गया, मखसूस नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी गई उनको लेने के असूल के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से, तो इस केस को जो है वो काजी फायज ईसा नहीं सुनेंगे और वो इस केस के अंदर नहीं बैठेंगे। अब ये जो बाकी जज बैठेंगे उनसे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिलेगा। काजी साहब होते तो इंसाफ उन्होंने कभी नहीं देना था, अच्छा होगा कि वो इससे किनारा कशी इख्तियार कर गए। ज़्यादा इम्कान ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें जो हैं वो मिल सकती हैं अगर वो मेरिट के ऊपर हुए और अगर वो चीज़ें ठीक हुई तो। इस हवाले से एक लंबी बहस है कि मैं आपको क्या बताऊं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने वो नाम शामिल किए थे, नहीं किए थे, क्या चीज़ें थी, कुछ कानूनी नुकात मौजूद हैं। अगर कोई कमी पेशी हुई तो फिर तो उनको ये इंसाफ नहीं मिलना। ताहम हुआ कुछ यूँ कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें न दिए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बेंच में शामिल नहीं हैं, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र और जस्टिस अतर मिनुल्लाह 8 मई को समाअत करेंगे। ये तीनों जजी साहिबान जो हैं ये जो भी फैसला करें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मान लेना चाहिए। और अब उसके बाद अगर कोई फैसला इनके खिलाफ आए, इनकी हमायत में आए, तो वो हम यकीन से कह सकते हैं कि वो फैसला मेरिट के ऊपर ही आएगा, चूँकि इसके अंदर कुछ ऐसे नुकात पेचीदगियाँ मौजूद हैं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जब कागजात जमा करवाए थे अपनी जमात के हवाले से सबमिशन हुई थी तो उसमें कुछ पहलू मुकम्मल नहीं थे। तो देखते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जब सुप्रीम कोर्ट गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। 8 मई को बेंच बैठेगा, इसकी समाअत करेगा और सबसे बड़ी चीज़ कि जो रिट की गई थी, जो एप्लीकेशन दी गई थी, वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई और उसके लिए 8 मई का तयन कर लिया गया। शुक्र है अल्लाह का ये 9 मई की तारीख नहीं रखी गई। फिर देखिए कि आप हमारी ऑडियो रिकॉर्ड करो, चाहे हमारी वीडियो बनाओ, चाहे हमारे घरों के अंदर कैमरेज लगाओ, हम आपसे पूछेंगे और हम अपना काम जारी और सारी रखेंगे। आप जितनी मर्जी बदतमीजी करें, जितना मर्जी हमें ब्लैकमेल करें, हम अपना काम जारी रखेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। जज बाबर सत्तार ने ऐसे कहा और फिर उन्होंने क्या किया कि जो ऑडियो लीक के हवाले से उन्होंने एक्शन लिया था, जो केस था उसको सुनने से पंजाब हुकूमत मरीम साहिबा इन्वॉल्व हुई। एप्लीकेशन दी गई कि ये जज बाबर सत्तार जो हैं वो ऑडियो लीक का जो पूछ रहे हैं ये तो पूछना नहीं चाहिए और इनको ये केस लड़ना नहीं चाहिए, जो कि ये इंसाफ करेंगे। तो लिहाजा ऐसा और कोई जज सुने ये केस जिसकी पहले से ऑडियो और वीडियो बनी हो, तो वो जो दरख्वास्त दी गई उस दरख्वास्त के ऊपर उन्होंने नोटिस लिया, उल्टा जुर्माने किए और जज बाबर सत्तार साहब ने दरख्वास्त को उठा के बाहर मारा कि आप जवाब दो, मैं ये केस क्यों ना सुनूं, मैं खुद विक्टिम हूं, मेरे 6 जजेस इस बात के विक्टिम हैं। आपकी वो कौन सी एजेंसी और कौन सी मशीन और कौन से आले हैं और कहाँ लगा है, और बताइए वो कौन है जो हमारी ऑडियो रिकॉर्ड करता है, हमारे घरों में कैमरेज लगाता है, जो हमारी वीडियोस बनाता है, जो जजों को ब्लैकमेल करता है, जो सियासतदानों को ब्लैकमेल करता है। तो इस हवाले से IB का
डी जी जो है वो फंस गया और इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंटेलिजेंस ब्यूरो IB की ऑडियो लीक्स केस की समाअत करने वाले बेंच पर एतराज़ की दरख्वास्त जो थी वो खारिज कर दी। जुमे को हाई कोर्ट ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल को तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए नोटिस तक भी जारी कर दिए। जस्टिस बाबर सत्तार ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि IB के DG आकर बताएं कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों न की जाए। ऑडियो लीक्स में इंटेलिजेंस ब्यूरो IB की जानिब से जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज़ वापस लेने की मुतफर्रक दरख्वास्त पर समाअत की गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेमरा PTA और FIA की एतराज़ वाली दरख्वास्तें 5-5 लाख जुर्माने के साथ खारिज की गईं। अब देखते हैं कि ये जो DG हैं IB के, इनके साथ क्या होना है, वो जवाब देंगे या नहीं देंगे। लेकिन जज साहब ने अच्छा किया कि ये जो जितने इदारे थे किसी के टाउट बन के जो आते थे कि वो जज भी हैं, अदालत में भी बैठते हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, तो ये केस ना सुने क्यों, ये कहीं इंसाफ ना कर दें और ये लोग इंसाफ के रास्ते में रुकावट बनते थे। तो जज साहब ने बड़ा अच्छा फैसला किया, जुर्माने भी किए और दरख्वास्तों को उठा के बाहर मारा और कहा लॉजिक बताओ क्यों ना करूं। तो इस क्यों का जवाब वो कैसे देंगे ये हम देखेंगे। फिर मैं कुरान उठाने वाली बात के ऊपर बाद में आता हूं, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। मौलाना साहब ने मुल्क की आर्मी के सिपा सलार जो हैं उनको दो टोक जवाब दिया। आपने देखा होगा, सुना होगा, गुज़श्ता रोज़ उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी आसिम मुनीर साहब ने कि आइन की हदूद और क़यूद के अंदर रह के बात चीज़ें की जानी चाहिए और आइन की हदूद से बाहर टांगे फैलाने वालों को सादा लफ्ज़ों में हम नहीं छोड़ेंगे, या कार्रवाई होगी या ऐसे होगा तो वैसे होगा। तो फिर मौलाना साहब ने कहा कि आइन की उस किताब के अंदर ये भी लिखा है कि सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करो, आपको भी आइन पढ़ लेना चाहिए कि आइन के ऊपर किसने और कैसे अमल करना है। आप भी तो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो मौलाना साहब इस हवाले से कहते हैं कि मुझे पता है मेरा कानून का दायरा क्या है, मैं अपने इख्तियारात और हदूद को जानता हूँ, मुझे पता है आप जानते हैं, लेकिन आप इख्तियारात और हदूद से जो तजावज़ करते हैं वो उस हदूद से कहीं ज़्यादा है। इसको भी देखिएगा। कभी मौलाना फजल रहमान साहब ने आसिम मुनीर साहब को वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में ये पैगाम दिया। तो अगर सियासतदान किसी चीज़ की खिलाफ वर्जी करें तो वो आपको याद आती है आइन की, अगर वो इदारा करे तो किसी को नज़र नहीं आता। तो ये एक बड़ा अच्छा जो है वो उसके अंदर जवाब दिया गया। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनके साथ क्या हुआ और उनके भाई के साथ क्या हुआ, इस ज़िमन में आपको पता है कि पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से भी नाम निकाल दिया गया था शेर अफजल मरवत साहब का। फिर उन्होंने कुरान कलमे कस्में उठा के उनको राज़ी कर लिया और शेख वकास साहब जो थे उनके बजाय शेर अफजल मरवत ही उसका वो हिस्सा बनेंगे। अब शेर अफजल मरवत साहब के जो भाई हैं और मिशाल यूसुफजई जो हैं वो काफ़ी अजीब किस्म की हरकतें कर रहे थे। तो इस हवाले से अली अमीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला KP के इमरान खान साहब से पिछले दिनों मिले थे और इमरान खान साहब को उन्होंने कुछ चीज़ें बयान की थी कि इस तरह से कुछ खराबियाँ हो रही हैं, हमारी पार्टी पॉलिसी जो है और उसके खिलाफ चीज़ें की जा रही हैं। तो इस हवाले से क्या करूं, तो खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को ये इख्तियार दे दिया था कि आप जाइए, जो आपको ठीक लगता है, आप बाइख्तियार हैं, वो सारे फैसले कीजिए। तो पहला फैसला अली अमीन गंडापुर ने यह किया कि जो शेर अफजल मरवत के भाई थे जो पहली बार MPA बने, वो कुछ ओछी हरकतें और अजीब किस्म की हरकतें कर रहे थे, जिसके नतीजे में उनको काबीना से फारिग कर दिया गया। तो अब शेर अफजल मरवत के जो भाई हैं वो काबीना का हिस्सा नहीं है। शेर अफजल मरवत के पीछे सारे ही लोग पड़े, लेकिन सवाल यह है कि जो मिशाल यूसुफजई हैं उन्हें कौन पूछेगा, वो भी तो कुछ हरकतें कर रही हैं। तो ये दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। अगर शेर अफजल मरवत के भाई कुछ करते हैं और अगर मिशाल यूसुफजई भी करती हैं तो दोनों को एक तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। ऐसे इंसाफ नहीं हो सकेगा। फारिग करना है तो सबको फारिग कीजिए। जो नोट देते हुए, मरियम नवाज़ की कॉपी करते हुए 50-50 रुपये देते हुए रमज़ान में वीडियो बनाते हैं, तो ये लोग एहसास से कमतरी का शिकार हैं। इनको पार्टी से दूर रखिए। ये खान का नाम लेके इन्होंने शोहरत हासिल कर ली, तो अब ये आपके लिए वबाल जान जो हैं वो बन चुके हैं। फिर देखिए इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर जो कि हम भी मुसलमान हैं, कुरान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, नबी की आखिरी जो है उनके ऊपर ईमान रखते हैं, तब जाके एक मुसलमान की जो डेफिनेशन है कलमा को मानते हैं, पढ़ते हैं, तो वो मुकम्मल होती है। जब रियासत में इंसाफ न हो, मुल्क के अंदर किसी चीज़ की पासदारी न की जाए, झूठ को सच बनाया जाए और सच को झूठ बनाया जाए, तो ऐसे आलम में एक ही बात बचती है कि आप लोग मुसलमान हैं और हम भी मुसलमान हैं और हम कुरान उठा के इस बात की गवाही देते हैं कि ना को हमारी अम्मी पीरनी थी, ना उनके पास कोई मुरीद आते थे, ना उन्होंने इद्दत वाले मामले के अंदर कोई पेचीदगी पैदा की, वो भरपूर तरीके से सारी चीज़ें हुई। हमारी माँ के साथ ज़्यादती है। अगर मैं झूठ बोलूँ तो उनकी बतौर बेटी और बेटियाँ होते हुए
تو हमें अल्लाह गर करे और इस किताब की जो है वो हमें मार पड़े इससे बड़ी तो कोई गवाही हो नहीं सकती कि अल्लाह के सामने और हकीकत में हकीकी कुरान को उठाकर अगर कोई लड़कियां बेटियां किसी की ये गवाही देती हैं अपनी माँ के बारे में अपनी ज़ात को सामने रख कर, तो फिर तो मान लेना चाहिए जो कि मुसलमान है और अल्लाह की किताब के ऊपर तो आपका ईमान है। लेकिन जहाँ बुग़्ज़ होगी, अनाद होगी, हसद होगी, वो लोग तो कभी भी नहीं मानेंगे कि क्यों जो है वो इनकी बात को मान लिया जाए, भले ये कुरान छोड़ के मस्जिद ही क्यों ना सर पे उठा लें, ये खाना काबा में क्यों ना चली जाए। ताहम बुशरा बीबी की बेटियों ने हल्फ उठा लिया है और इद्दत में निकाह केस बुशरा बीबी की बेटियां होने की दावेदार 2 खवातीन का कुरान पर हल्फ। ये बिल्कुल उनकी बेटियां ही हैं, इनमें दावेदार वाली कौन सी बात है। ये बच्चियां दावा कर रही हैं कि ये बुशरा बीबी खावर मनका की बेटियां हैं। ये कुरान पर हाथ रख कर हल्फ दे रही हैं कि हमारी माँ ने घर पर ही इद्दत पूरी की थी, ये हमारी माँ की तौहीन है और जिस तरह के गंदे इल्ज़ामात हमारी माँ पर लगाए जा रहे हैं, हम इस बात की शहादत कुरान पर देती हैं कि उनकी इद्दत घर पर पूरी हुई थी, उनका ये केस ख़त्म किया जाए और इन्हें बाइज़्ज़त बरी किया जाए। अल्लाह करे ये जो हल्फ वाली वीडियो है ये जजों को दिखाएं जिन्होंने इद्दत में निकाह वाले केस को वजह बना के सज़ाएं सुनाई, फिर यही इन्हीं बेटियों को जज साहब सब मोटो लें, एक्शन लें, इसके ऊपर इनको अदालत में बुलाएं, वहाँ पर फिर से हल्फ लें, बार बार हल्फ लें। जब आपकी तसल्ली हो जाए तो उसके बाद यकीनन इद्दत में निकाह वाला जो केस है इसको फारग हो जाना चाहिए। अब काजी फायज़ ईसा साहब को बतौर चीफ जस्टिस घर जाने के लिए, रिटायर्ड होने के लिए आज के बाद से 176 दिन बाकी रह गए और देखना ये होगा कि काजी फायज़ ईसा साहब को जो है वो एक्सटेंशन मिलेगी या काजी फायज़ ईसा जो हैं वो 176 दिनों के बाद घर चले जाएंगे और घर जाने के बाद किसी बैरूनी दुनिया में अच्छे से जजीरे में रहेंगे, इंजॉय करेंगे और सारी चीज़ें होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।